we will have the information whatever we can buy. So let's start, and I will hand over to Sri Anil Ji Dahiya. सभी को नमस्कार। आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ, यस, वी कैन हियर यू। आ रही है। सभी को नमस्कार। एसपीके के पदाधिकारी और सारे सीनियर्स, मेरे प्रोफेशनल कलीग्स और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एडवोकेट्स, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने यहाँ पर आए हैं, एक्चुअली ये इंटरैक्टिव सेशन है, ऐसा समझ लीजिए आप। सभी को बोलना है, मैं अकेला नहीं हूँ। सभी के मत और सभी के ओपिनियंस आपने रखने हैं। तो मैं पहले शुरुआत करता हूँ एक बजट से। बजट घर का भी होता है, हम कहीं घूमने जाते तो बजट बनाते हैं, हम शादी के वक्त भी बजट बनाते हैं। हर वक्त बजट हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। इसी प्रकार देश भी अपना बजट बनाता है और उसकी जिम्मेदारी जो सरकार है केंद्र में, उसकी होती है। तो पहले मैं छोटा सा एक प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा बजट पर। उसके पहले मैं एक संस्कृत का श्लोक है, उसमें पैसे की महिमा का बारे में बताया गया है कि यस्य अर्थः तस्य मित्राणि, यस्य अर्थः तस्य मित्राणि, यस्य अर्थः तस्य बांधवाः, यस्य अर्थस्य पुमान लोके, यस्य अर्थस्य पंडितः। इसका मतलब है कि जब पैसा होता है तो उसके दोस्त होते हैं, उसके भाई बंद होते हैं और वो समाज में विद्वान माना जाता है। तो पैसे का इतना महत्व है। मैं इसलिए, भले ये फाइनेंस बिल पर हम चर्चा करना है, लेकिन छोटा सा प्रेजेंटेशन बजट पे देना चाहूंगा। अभिषेक जी, बजट एट अ ग्लांस की पहली स्लाइड है, जरा बताइए। मोदी जी के गवर्नमेंट ने जो 1 फरवरी 2023 को बजट प्रस्तुत किया था, उस बजट की कुछ झांकियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरी स्लाइड। अभी इसमें दो चीजें मैंने हाईलाइट करी है। बजट का सार, बजट एट अ ग्लांस, इसमें दो जगह मैंने हाईलाइट करी है। उसमें से एक नंबर, सीरियल नंबर 8, कुल प्राप्तियां 45,03,097 करोड़। हमारा कुल बजट है 45,03,097 करोड़। और इसमें से अगर आप सातवां देखेंगे, सीरियल नंबर 7 में उधार और अन्य देयताएं, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, तो वो है 17,86,816 रुपए। सभी सुन रहे हैं मुझे? जरा कोई बताए। यस, वी कैन हियर यू सर। यस अनिल जी। हाँ, मैं इसलिए ये लाना चाहता हूं कि 45,03,097 करोड़ का खर्च भारत की सरकार 23-24 में करने वाली है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो खर्च करने वाली है वो 45,03,097 करोड़ कुल है। अभी जो 7 नंबर का मैंने आपको बताया कि बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, जो गवर्नमेंट ये 45,03,097 का खर्च करने वाली है, इसमें 17,86,816 17,86,816 इतने रुपए उधार लेने वाली है। इतने रुपए उधार लेने वाली है। अगर 45 से 17 में माइनस कर दूं, 45 से मैं 17 माइनस कर दूं, तो हमारी कुल आय, भारत सरकार की कुल आय 28 लाख करोड़ के करीब आती है। कितनी आती है? 28 लाख के करीब आती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम बजट देखते हैं, फाइनेंस बिल देखते हैं, तो उसमें पहला ये देखते हैं कि हमें क्या रियायत मिलने वाली है, क्या छूट मिलने वाली है, कितना टैक्स कम होने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ बंधे हुए होते हैं, उनको खर्च करना है 45,03,000 करोड़ और आमदनी है 28 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ फिर भी उन्हें बाहर से उधार लेना पड़ रहा है। तो मैं
ये कहना चाहता हूं कि टैक्स में रियायत देना फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में रहा नहीं है। दूसरा, भारत पर जो अभी तक का ऋण है, भारत 1 फरवरी 2023 को जो बजट रखा गया, बजट में जो बताया गया है, तो भारत का कुल मिलाकर ऋण है 169,46,46,000 करोड़, यानी लगभग 170 लाख करोड़ का हमारे ऊपर ऋण है। अगर ये 1,70 लाख का ऋण हमें वापस देना है, रीपे करना है, तो हमें जो हर साल भारत सरकार को, हमें मतलब भारत सरकार को जो इनकम होती है हर साल, वो 28 लाख करोड़ है। 28 लाख करोड़ अगर भारत सरकार पूरे के पूरे ऋण देने में लगा देती है, तो लगभग 7 साल पूरा जो हमें रिवेन्यू मिल रहा है भारत सरकार को, वो पूरा का पूरा ऋण अदायगी में चला जाएगा, 1 रुपया भी नहीं बचेगा। तो कैसे फाइनेंस मिनिस्टर हमें इसमें राहत दे सकते हैं? राहत दे ही नहीं सकते। इसलिए अगर आपने 8 साल, जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है 2014 से, तो 2,50,000 की जो एग्जम्पशन लिमिट है, वो एग्जम्पशन लिमिट में बदलाव नहीं आया है। सिर्फ इसी साल उन्होंने नए टैक्स रेजिम को प्रमोट करने के लिए 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन दिया है। तो कुछ हद तक फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ भी बंधे हैं। अब मैं दूसरी और आपको ले जाना चाहता हूं कि ये रुपया जो भारत सरकार खर्च करने वाली है, 1 रुपया अगर खर्च करती है तो 1 रुपया कहां से आता है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए उस स्लाइड में लिखा है रुपया कहां से आता है, रुपीज कम्स फ्रॉम। ये पाई चार्ट में अगर आप देखेंगे, एक गोल चार्ट है, इसमें देखेंगे आप तो बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, उधार और अन्य देयताएं, ये बड़ा हिस्सा है। 15 पैसा, 1 रुपए में 15 पैसा हमें कॉरपोरेशन टैक्स से आता है, निगम कर से। 15 पैसा हमें इनकम टैक्स से आता है। केवल 1 रुपए में से 15 पैसे हमें इनकम टैक्स से आता है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स, अदर देन कॉरपोरेशन टैक्स। 4 पैसे हमें मिलता है सीमा शुल्क से, कस्टम ड्यूटी। 7 पैसा हमें मिलता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जो एक्साइज यूनियन गवर्नमेंट लगाती, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती, उसमें से उनको 7 पैसा मिलता है 1 रुपए में से। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस से 17 पैसा केवल मिलता है। उसके बाद नन टैक्स रिसीट्स, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस छोड़ करके जो रिवेन्यू है, सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू है, वो अन्य भी होते हैं। उसमें डिविडेंड हो सकता है, उसमें जो 5G 4G सरकार बेचती है वो हो सकता है, फिर सरकार को जो रॉयल्टी मिलती है माइनिंग में वो हो सकता है। तो वो रुपए में से 6 पैसे वहां से आते हैं। दूसरा, नन डेप्ट कैपिटल रिसीट, उसमें से 2 पैसे आते हैं। अगर ये चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो खर्चा होता है 1 रुपया भारत सरकार को, उसमें से 34 पैसे केवल ऋण से आते हैं। यानी हम बोलते हैं ना कि उधार लो और घी खाओ, वैसी वाली स्थिति है। हम उधार ले रहे हैं और घी खा रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स पर ले जाना चाहता हूं, जिसमें लिखा है कि रुपया कहां जाता है। जो 1 रुपया आपको मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो 1 रुपया मिलता है, उसका विनियोग, उसका खर्च कैसे होता है। तो पहला है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें 9 पैसा खर्च होता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना, इसमें रक्षा और सहायता पर पूंजी पर व्यय, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, वो है 17 पैसे। ब्याज अदायगी 20 पैसा। सबसे तकलीफ देने वाली बात यह है कि हम जो 1 रुपया हमें मिलता है, उसमें से 20 पैसा हमें ऋण पर जो ब्याज है वो अदा करने में चला जाता है। जो 34 पैसा हम ऋण से लेते हैं, उसमें से 20 पैसा तो हम ब्याज के लिए लेते हैं। डिफेंस में केवल 8 पैसा है, डिफेंस, रक्षा, मिलिट्री। सब्सिडीज 7 पैसा है।
वित्त आयोग और अन्य अंतरण फाइनेंस कमीशन के जो खर्चे हैं वो 9, उसके खर्चे के लिए 9 पैसे हम देते हैं। और स्टेट शेयर इन टैक्सेस ड्यूटीज, जो जीएसटी मिलता है उसमें से आधा जीएसटी स्टेट्स को चला जाता है, वो 18 पैसे है। पेंशन हम 4 पैसे देते हैं। 1 रुपया जो मिलता है गवर्नमेंट को, उसमें से 4 पैसे केवल जो निवृत्त हो चुके हैं, सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उनको पेंशन देने में जाता है। और अदर एक्सपेंडिचर है 8 पैसे। अदर एक्सपेंडिचर है 8 पैसे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए वो कोई भी रियायत बड़े पैमाने पर हमें नहीं दे सकते। नेक्स्ट स्लाइड है ट्रेंड ऑफ मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। आप अगर इस स्लाइड में देखेंगे तो लास्ट में देखेंगे आप ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा खर्च है 5.17 लाख करोड़ का। इसमें 2.40 लाख करोड़ केवल रेलवे को दिए गए हैं और 2.77 करोड़ रोड मिनिस्ट्री को दिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि भारत का सबसे बड़ा व्यय, भारत का जो 45 लाख करोड़ है, उसमें से सबसे बड़ा व्यय इंफ्रास्ट्रक्चर पे है 5 लाख करोड़ का। तो इसमें हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी दिखती हैं। अगर 5 लाख करोड़ भारत सरकार खर्च करेंगी तो काफी बिजनेस इससे ग्रो होने वाले हैं। लास्ट है एक बजट प्रोफाइल दिया है। बजट प्रोफाइल में आप केसरिया रंग में बीच में एक बड़ा गोल दिखाई देता है, केसरिया रंग में एक बड़ा गोल दिखाई देता है, वहां पर लिखा है 45.03, 45.03। यानी ये जो टोटल बजट है वो ग्राफिक में कैसे दिखाया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 45 लाख करोड़ आप अगर एक साइड में देखेंगे कि वहां से पैसा कैसे आ रहा है, पैसा कैसे आ रहा है उसमें और पैसा कैसे जा रहा है। 45 लाख करोड़ गवर्नमेंट का पास कैसे आएंगे, वो छोटे छोटे जो सर्कल्स है उसमें बताया गया है। और राइट हैंड साइड को छोटे छोटे सर्कल्स दिए हैं, उसमें पैसा कैसे जाने वाला है ये बताया गया है। कुल मिलाकर फिनांस की स्थिति भारत की बहुत अच्छी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ रियायत मिल जाए। अभी नेक्स्ट पार्ट में लेना चाहता हूं, इसमें कुछ बात करना चाहते हैं कोई? इसमें कुछ बात करना है भरत जी, दावी जी? अनिल जी, अभी अपन ना जो बजट में चेंजेस हुए जिसपे इंडिविजुअल और सैलरीड पर्सन पे जो इम्पैक्ट हुआ है, बस कुछ बेनिफिट है, हाँ उस पे कर देते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया कि 17 लाख करोड़ का जो ऋण लेंगे, हम खर्चा करने के लिए ऋण ले रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर स्थिति में भी नहीं है, इसलिए मुझे एक समर्पक शेर यहां पर लगता है कि माना तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं। करदाता फिनांस मिनिस्टर से क्या बोलता है, ये मैं शेर के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। हम बड़े तन्मयता से बजट की राह देखते हैं कि हमें कुछ इसमें रियायत मिल जाए, लेकिन फिनांस मिनिस्टर के हाथों में ये नहीं है। अब मैं चलता हूं फाइनेंस बिल 2023। अभी इसमें फाइनेंस बिल लिखा है। ये फाइनेंस बिल तब तक होता है जब तक राष्ट्रपति इस बिल पर साइन कर नहीं देते। जिस दिन ये फाइनेंस बिल पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं, अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ये एक्ट में बदल जाता है, तब तक ये बिल ही रहता है। फाइनेंस बिल इंडिविजुअल एंड एज ऑफ टैक्सेशन। अभिषेक जी नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, रेट ऑफ पर्सनल टैक्सेशन। अभी इसमें जो है आगे और चलिए,
आगे चलिए, जो इंडिविजुअल एंड एच ऑफ नो चेंज इन पर्सनल टैक्स रेट अंडर ओल्ड रेजिम, जो ओल्ड रेजिम में टैक्स भरने वाले हैं उनको इसमें कोई भी टैक्स में बदलाव नहीं आया है। जो एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 की थी वही है, उसमें कोई भी बदलाव आया नहीं है। उसमें 3 कैटेगरीज है, जो 60 साल के नीचे है, जो 60 से 80 के दरमियान है और जो 80 के ऊपर है। उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में थोड़ा सा फर्क है, 2,50,000, 3 लाख, और जो 80 साल के ऊपर है वो 5 लाख। देन न्यू टैक्स रेजिम, इसमें बदलाव लाई है गवर्नमेंट। 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन दिया है, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख 10, 9 से 12 15, 12 से 9 से 12 15, और 12 से 15 20, और 15 से ऊपर जो है वो 30%। इसमें और देखने जैसी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 7 लाख तक आपको टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। तो हम ऐसा समझ बैठते हैं कि अगर मेरी 10 लाख रुपए की आय है तो हमें 7 लाख तक भरने की आवश्यकता नहीं है, जो बचे हुए 3 लाख है उस पर भरने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिनकी केवल 7 लाख है उनको ही भरने की जरूरत नहीं है। जिनकी 7 लाख 1,000 भी हो जाती है तो उन्हें 3 लाख ही एग्जम्पशन है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% उनको भरना पड़ेगा, और 6 लाख से 1,01,000 10%, मतलब लगभग 22 से 23,000 रुपए का टैक्स। 1,000, अगर हमारी इनकम 7 लाख से बढ़ती है, 1,000 से भी, इन्हें 7 लाख 1,000 भी हो जाती है तो हमको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। केवल 7 लाख जिनकी इनकम है, जिनकी आय 7 लाख है, उनको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। वो जो 25,000 का टैक्स आता है 7 लाख पर, वो 87A जो रिबेट का सेक्शन है उसमें मिलता है, जो पुराने स्कीम में आज भी है, जहां पर 5 लाख तक टैक्स नहीं लगती है, लेकिन वहां पर रिबेट 12,500 का है। आगे चलते हैं, वही रिबेट बताया हुआ है। बाद में सरचार्ज है 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%। इसमें सरकार ने थोड़ी सी रियायत दी है। जो जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा थी, रुकूं क्या? हेलो, आ रही ना आवाज? यस यस अनिल जी, we can hear you. हाँ ठीक ठीक। हाँ, जिनकी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा आय थी उनको थोड़ी सी रियायत मिली है। उनका जो रिबेट था वो रिबेट कम हुआ है, जो 25% तक लाया गया है, और ये रिबेट 25% पर लाने के कारण उनको ओवरऑल 3% कम टैक्स भरने की आवश्यकता पड़ेगी। सरचार्ज, जो इनकम 111A 111B यानी जो शेयर से होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म शेयर्स, म्यूचुअल फंड जो भी है उससे होती है, तो उसमें जो सरचार्ज है वो 50 से 1 करोड़ तक 10%, और 1 करोड़ के ऊपर होगा तो 15%। अभी जो न्यू रेजिम आई है उसमें क्या क्या आपको कम डिडक्शन मिलेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो 50,000 तक है, फैमिली पेंशन है जो 15,000 तक है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लगभग किसी के काम आता नहीं है, इसलिए इस पर मैं चर्चा नहीं करता हूं। डिडक्शन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय, जो बिजनेस करते हैं उनको 80JJAA में अगर उन्होंने नए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया तो उनमें उनको इस सेक्शन के अनुसार 30% की ज्यादा डिडक्शन मिलता है। अभी जो अग्निवीर ATCC-H2 वो अग्निवीर है। अग्निवीर शायद मुझे यहाँ हमारे इसमें कोई आवश्यकता नहीं लगती है, तो मैं इस पर भी कुछ बात नहीं करता हूं। अभी जो यहाँ लिखा है सेक्शन 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, इसके पहले डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जो ओल्ड रेजिम थी, मतलब ओल्ड जो स्लैब थे 2,50,000 से 5 लाख तक, 5 से 10 तक 20%, और 10 से ऊपर 30%, वो ओल्ड रेजिम थी। ओल्ड रेजिम, इसके पहले डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हुआ करता था। मतलब अगर आपको न्यू स्कीम चूज करनी है तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता था, एक फॉर्म भरना पड़ता था। तो इस साल 2023-24 में, FY 23-24 में जो नई स्कीम है वो डिफॉल्ट स्कीम बताई गई है। यानी अगर आप रिटर्न भरने के पहले, इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के पहले जो 2 स्कीम है उसमें से एक स्कीम का यानी ओल्ड स्कीम का चुनाव करते हैं तो आपको ओल्ड स्कीम में जाना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो आपको नई
स्कीम से टैक्स भरना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अभी इस साल से दो स्कीम है, ओल्ड और नई है, बराबर है। ओल्ड एक है और दूसरी नई है। ये नई हमको बाय डिफॉल्ट मिलती है, हम इसका चुनाव करें या न करें, हमें नई टैक्स स्कीम में टैक्स भरना है। लेकिन अगर हमें ओल्ड स्कीम में जाना होगा तो हमें गवर्नमेंट को सूचित करना पड़ेगा। और वो सूचना भी हमें जो 31 जुलाई की अंतिम तिथि है रिटर्न भरने की, इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की 31 जुलाई, जो जिनमें टैक्स ऑडिट नहीं है, जिसमें टैक्स ऑडिट है उनको 30 सितंबर है, और जिनको जो कम अदर देन टैक्स ऑडिट है उनको 31 जुलाई है। तो 31 जुलाई या उसके पहले हमें गवर्नमेंट को एक फॉर्म भरकर सूचित करना पड़ेगा कि हम ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हैं। किसी को इसमें है क्या, प्रश्न है क्या कोई? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। Which और form? एक बात कहते हैं, which there is one form that is online, that is, हाँ, आप जब रिटर्न भरेंगे तब वो पूछता ही है आपको। हेलो, जब रिटर्न भरेंगे तो आपको पूछता है। और ये जो फॉर्म भरना आपको, ये बिजनेस अगर होगा आपका तो आपको ये स्कीम का चुनाव सिर्फ जीवन में, जब आप इसको बदलना चाहते हो तो एक ही बार बदलोगे। लेकिन सैलरीड एम्प्लॉय है, जो नौकर पेशा आदमी है, उसको अगर कोई स्कीम का चुनाव करना है, पुराना या नया, वो कभी भी कर सकता है। मतलब उसे कोई भी लिमिट नहीं है। जो बिजनेस करता है उसको उसके जीवन में, यानी जब तक टैक्स भरेगा तब तक सिर्फ एक ही बार इस चुनाव से पीछे हट सकता है। वो एक बार अगर वो चुनाव कर लेता है उस स्कीम का, तो वो सिर्फ उसके पास एक ही अटेम्प्ट है कि वो उसके पास एक ही बार ऑप्शन है कि वो उससे हटे। अगर वो नहीं हटता है तो उसे न्यू रेजिम में ही टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन जो सैलरीड क्लास है, फिर से बोल रहा हूं, वो हर साल नई पुरानी जो चाहे उसमें वो टैक्स भर सकता है। नई पुरानी कोई भी स्कीम में वो टैक्स भर सकता है। पार्टनरशिप के लिए 30% है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। कंपनी रेट में भी कोई चेंजेस आए नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये नया एक उन्होंने रियायत दी है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 15% तक, जो कंपनी को पहले कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स थी, वो यहाँ पर एप्लीकेबल करी है। उसको भी कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस फुलफिल करने के बाद उनको ये रियायत मिल सकती है। जो बिजनेसमैन है उसके लिए नया सेक्शन आया है 28, नया नहीं पुराना सेक्शन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। 28(4), यस, आगे लीजिए। पीजीबीपी स्कोप ऑफ सेक्शन, यस, हाँ, यहाँ पर अभी उसमें उन्होंने बदलाव ला करके क्या किया है कि द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट परक्यूजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, इन कैश और इन काइंड, और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड। एक केस हुई थी, तो उस केस में मैंने यहाँ जिक्र किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में जो नॉन मॉनिटरी बिजनेस परक्विजिट है, Section 28(4) taxes only the non-monetary business perquisites and excludes any cash monetary perquisites from its ambit। इस सेक्शन के अनुसार जो हमें कैश मिलता था परक्विजिट के रूप में बिजनेस में या प्रोफेशन में, वो टैक्सेबल नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट लाई है कि अगर आपको कोई भी परक्विजिट मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो कैश में मिले और काइंड में मिले। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बैंक से हम लोन लेते हैं और लोन जब हम उसको सेटलमेंट करते हैं, लोन का जब सेटलमेंट करते हैं हम, तो उसमें जो पैसा कम होता है, इंटरेस्ट कम होता है या पेनल्टी जो कम होती है, दैट इज टैक्सेबल अंडर दिस सेक्शन इन केस ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस। नेक्स्ट, ये सारे बिजनेस के सैलरी क्लास को एप्लीकेबल नहीं है। डिडक्शन ऑन द एक्चुअल पेमेंट, जो एमएसएमईडी एक्ट का एमएसएमई है, माइक्रो एंड और स्मॉल इंटरप्राइजेस, उनसे जो हम लेते हैं सर्विसेज या माल, उनका पैसा हमने, अगर हमारा एग्रीमेंट है तो 45 दिन में देना है और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज में देना है।
नॉर्मली 43B का डिडक्शन आप जब रिटर्न भरते हो, रिटर्न भरने के पहले अगर दिया जाता है, रिटर्न भरने के पहले अगर वो पेड किया जाता है तो आपको उसमें रियायत मिलती है, वो खर्चा मान्य हो जाता है। अभी दूसरा जो हमारे काम की चीज है वो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इन केस ऑफ प्रोपेशन अंडर सेक्शन 44ADA। इसमें थोड़ा सा बदलाव लाया है। 44AD सेक्शन क्या बताता है कि यदि आपका सेल या ग्रॉस रिसीट इन केस ऑफ बिजनेस 2 करोड़ तक है और इन केस ऑफ प्रोपेशन 50 लाख तक है। इन केस ऑफ बिजनेस यदि आप इस 2 करोड़ पर 8% से टैक्स दे देते हो, नेट प्रॉफिट 8% आप कैलकुलेट करते हो और उस पर टैक्स दे देते हो, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप इससे कम प्रतिशत पर टैक्स देते हो, मतलब 2 करोड़ के 8% हो गया 16 लाख, और अगर 2 करोड़ में हमारे रिसीट्स बैंकिंग चैनल से है तो ये 6% है। समझ रहे हो? 2 करोड़ तक जिनकी टर्नओवर है इन केस ऑफ बिजनेस और उनकी कैश रिसीट है तो 8% नेट प्रॉफिट आपको बताना है, और अगर बैंकिंग चैनल से आपके रिसीट है तो वो 6% से आपको नेट प्रॉफिट दिखाना है। और इस केस में आपको गवर्नमेंट खर्चे के बारे में कोई भी पूछने वाला नहीं है। कौन सा खर्चा कैसे किया, कहां किया, ये पूछने का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है। तो जो 2 करोड़ तक जिनकी सेल है इन केस ऑफ बिजनेस, उन्होंने इस सेक्शन में जाना चाहिए। और जो प्रोफेशनल है उस केस में 50% नेट प्रॉफिट हमको दिखानी पड़ती है। यानी किसी बंदे की 50 लाख रुपए, कोई आर्किटेक्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनको 50 लाख की अगर इनकी ग्रॉस रिसीट है, इनकी प्रोफेशनल फी 50 लाख है, तो इनको कम से कम प्रॉफिट 25 लाख रुपया बताना पड़ेगा और उस 25 लाख पर टैक्स देना होगा। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव उन्होंने लाया है। जो बिजनेस 44AD सेक्शन है उसको 3 करोड़ तक ले गए हैं और जो प्रोफेशनल रिसीट है उसको 75 लाख रुपए तक ले गए हैं। लेकिन उन्होंने कंडीशन डाल दी है। क्या कंडीशन डाली है उन्होंने कि ये जो 3 करोड़ की सेल है या 75 लाख की जो प्रोफेशनल रिसीट है, इसमें कैश रिसीट ये 5% से कम होनी चाहिए। यानी अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 3 करोड़ है और इस 3 करोड़ में आपकी कैश रिसीट 20 लाख है, तो कैश रिसीट कितनी हो गए? 5% से ज्यादा हो गई, तो आप इनकम टैक्स भरते वक्त इस सेक्शन का प्रयोग या लाभ नहीं उठा सकते। दूसरा प्रोपेशन में 75 लाख की लिमिट है। 75 लाख तक जो ग्रॉस रिसीट है, उस ग्रॉस रिसीट में अगर आपकी कैश रिसीट 5% से ज्यादा है तो भी आप इस प्रावधान का लाभ नहीं उठा सकते हैं। मान लीजिए आपने 75 लाख में से जो आपकी कैश रिसीट है वो 10 लाख की है, यानी वो 5% से ज्यादा है, तो आप ये 44ADA सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा सकते, आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और जो बाकी के अदर केसेस है उन्होंने वही लिखा है कि 3 करोड़ 5% से जिनकी कैश रिसीट कम है वो 3 करोड़ और 75 लाख, और अगर कैश रिसीट है भी 2 करोड़ तक, उनको इस सेक्शन का बेनिफिट वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिनकी सेल 2 करोड़ है, उनकी कैश रिसीट अगर 1 करोड़ 90 लाख भी हो, और जो प्रोफेशनल्स भी 50 लाख तक अगर उनकी कैश रिसीट 40 लाख भी है तो उसमें भी इस सेक्शन का बेनिफिट आप ले सकते हो, उठा सकते हो। नेक्स्ट, कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में होता ऐसा था, एक सेक्शन है कैपिटल गेन में, सेक्शन 48 जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताता है। जब हम कोई घर बेचते हैं तो घर बेचते वक्त
समझो हमने 2 करोड़ में घर बेचा है, ठीक है, उसका सेल 2 करोड़ का है और हमने वो 50 लाख में लिया है, 10 साल पहले 50 लाख में लिया है, लेकिन हमने उस पर लोन लिया था, तो लोन की किस्तें हमने भरी और उसके साथ ब्याज भी भरा। तो कुछ लोग क्या करते थे, ये जो ब्याज का डिडक्शन है ये 24B में तो लेते थे, जो 2 लाख तक हमको मिलता है, वो 80E में भी लेते, ई में भी लेते थे, उसके कुछ कंडीशन थे 80E के, तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद और भी ज्यादा डिडक्शन मिलता था। तो नॉर्मली जो 2 लाख का डिडक्शन लोग लेते हैं वो हमें डायरेक्ट इनकम से माइनस होता था। मान लीजिए कि सॉरी, ये जो ये जो इंटरेस्ट है आपका, जो इनकम है उससे डायरेक्ट माइनस होता था। मान लीजिए किसी की 7 लाख रुपए इनकम है, 2 लाख रुपए उसने ब्याज भरा है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का, वो माइनस हो जाता था। और अगर उसने किराए से वो प्रॉपर्टी दी है तो उसका भी डिडक्शन 24 में मिल जाता था उसे। तो कुछ लोग क्या करते थे, ये डिडक्शन अपने इनकम से माइनस भी करते थे 24B में। और 48 जब वो बेचते थे घर, समझो 10 साल के बाद उन्होंने घर बेचा, तो जो इंटरेस्ट उन्होंने बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया है, एनबीएफसी को दिया है, तो वो इंटरेस्ट भी उसमें ऐड कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख आपने घर खरीदा 50 लाख में, और उस लोन पर आपने 10 साल में 4 लाख रुपए का ब्याज भरा है, तो 50 लाख रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई, और 4 लाख जो इंटरेस्ट आपने भरा है, या 40 लाख इंटरेस्ट जो भी भरा है आपने, वो ऐड कर दिया करते थे। इन्हें 50 लाख रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये जो इंटरेस्ट है 4 लाख रुपया, वो भी ऐड कर देते थे। तो यहाँ डबल डिडक्शन हो जाता था। एक डिडक्शन उन्होंने कहाँ ले लिया, हर साल जब वो रिटर्न भरता था तब, और दूसरा डिडक्शन जब वो घर बेच रहा है तब। तो गवर्नमेंट को जब ये पता चला, तो गवर्नमेंट ने अभी ये प्रावधान ले आया कि अब ये जो डबल डिडक्शन है, ये डबल डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं, कहीं भी आपको एक ही जगह इसका डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने 24B में इसका डिडक्शन ले लिया, तो आप उसे घर बेचते वक्त कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं कर सकते। अभी सीलिंग लिमिट ऑन डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 और 54F 10 करोड़ का है। शायद ये हमारा काम का नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। पहले क्या प्रावधान था, आप 50 करोड़ में घर बेचिए, ठीक है, कहीं नरीबन पॉइंट में आपने घर बेच दिया 50 करोड़ में, और उसका कैपिटल गेन आपको 40 करोड़ आ गया, और फिर आपने उस 40 करोड़ जो गेन आया है वही, उससे आपने फिर से घर खरीद लिया, तो आपको पूरा डिडक्शन मिलता था, ठीक है। इन्हें 54 में जो डिडक्शन मिलता था उसको कोई कैपिंग नहीं थी, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने 54 और 54F में, 54F मतलब अदर देन कैपिटल गेन इन केस ऑफ अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो इसमें ये दोनों सेक्शन में गवर्नमेंट ने 10 करोड़ तक लिमिट ले आई है। इसके कारण अगर हमें 10 करोड़ से ज्यादा कैपिटल गेन होता है, और कैपिटल गेन फॉर एग्जांपल आपने 20 करोड़ का कैपिटल गेन हो गया, और 20 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ तो आपने 20 करोड़ का घर खरीद लिया, पहले क्या होता था, आपको पूरा टैक्स माफ हो जाता था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, लेकिन अभी 10 करोड़ तक ही माफ होगा। मतलब 20 करोड़ जो कैपिटल गेन हुआ है उसमें से 10 करोड़ माइनस हो जाएगा, और 10 करोड़ जो बचे हैं उसमें आपको 20% से कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। जेडीए, जो जॉइंट वेंचर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होते हैं, लैंड ओनर क्या करता है, उसके पास पैसा नहीं होता तो वो बिल्डर को प्रॉपर्टी डेवलप के लिए दे देता है, और उसमें उनका जो निगोशिएशन होते हैं या उनका जो टर्म्स कंडीशंस होती है कि अब जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसमें से 50% बिल्डर रखेगा, 50% लैंड ओनर रखेगा, या 40% बिल्डर रखेगा, 60% लैंड ओनर रखेगा, और कुछ कैश भी उसमें मिलती थी। तो पहले सेक्शन में ऐसा लिखा था कि आपको जो काइंड में मिलने वाला वो प्लस कैश रिसीट, इतना ही लिखा था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर लोगों ने क्या किया कि कैश रिसीट है ना, तो चेक से जो मिलने वाला पैसा, डीडी से मिलने वाला जो पैसा है, या ड्राफ्ट से मिलने वाला जो पैसा है, वो दैट इज नॉट टैक्सेबल, ऐसा इंटरप्रिटेशन लोगों ने कर लिया। गवर्नमेंट फिर इसमें अमेंडमेंट ले आई, और गवर्नमेंट ने कहा एनी कंडीशन एनी कंसिडरेशन पेड बाय वे ऑफ चेक, ड्राफ्ट और एनी अदर मोड
वो सारा पैसा आपको टैक्सेबल हो जाएगा। LIC पॉलिसी, आजकल लोग बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसी लेते हैं जिनका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट ने ये, और ये जो LIC पॉलिसी के पैसे हमको मिलते थे मैच्योरिटी के बाद, अदर देन डेथ क्लेम बोल रहा हूं, वो जो मिलते थे तो वो टैक्सेबल नहीं होते थे। तो गवर्नमेंट अभी ले आई कि टोटली 5 लाख के ऊपर अगर आप प्रीमियम भरते हो और उसकी मैच्योरिटी हो जाती है तो 10D में आपको इसको एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है। जो ऊपर भरा है 5 लाख के ऊपर जो पॉलिसी के पैसे भरे हैं उसको एग्जम्पशन आपको मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, अभी TCS एंड TDS ट्रेडिंग, इसमें होता ऐसा था, ये बिजनेसमैन के खास पर्सपेक्टिव से चेंजेस है कि TDS कट होता था पैसा अगर मिला तब या फिर बिल दिया तब, यानी क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। होता ऐसा था कि जो TDS पिछले साल कट गया है और जिसपे हमने जो इनकम पर हम टैक्स भर चुके हैं वो उसका क्रेडिट लेना बड़ा क्रिटिकल हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो आपका टैक्स कटा है पीछे, जिसपे जो टैक्स आपका अभी कटा है और जो इनकम आपने पिछले साल ऑफर कर दी है, इनकम आपने पहले ही उस इनकम पे आप टैक्स भर चुके हो, लेकिन TDS इस साल आपका कटा है, तो उस केस में गवर्नमेंट नया सेक्शन ले आई है 155, जिससे हमको राहत मिल सकती है। मुझे लगता है बाकी की चीजें हमारे कुछ खास काम की नहीं है, तो मैं यहीं पर रुकता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी कुछ सवाल है, आई थिंक जिन्होंने हैंड रेस किया वो पूछ सकते हैं अपने सवाल वन बाय वन। टेनी है जो सेक्शन बताया ना जिग्नेश जी, दैट इज 10IE, फॉर्म 10IE। जिग्नेश जी है मौजूद है? हाँ जिग्नेश जी, आपने पूछा था ना हमको ऑप्शन चूज करने के लिए कौन सा फॉर्म है, वो दैट इज 10IE, फॉर्म 10IE, दैट इज ऑनलाइन। अच्छा, thank you Anil ji, good session today we are getting there, and I have one question regarding that old and new, we can there some confusion with the public also. तो ठीक, एक स्लाइड, हाँ मैं एक स्लाइड मेरा शेयर करना रह गया। हाँ अभिषेक जी जो कंपैरेटिव चार्ट मैंने बनाया था वो अभिषेक जी आप शेयर करिए। हाँ just to understand which is more beneficial to us, like on particular, हाँ उसीलिए मैंने वो चार्ट दिया है, क्योंकि क्या है कि जब तक आप कैलकुलेशन नहीं कर लेते, हेलो, जब तक आप कैलकुलेशन नहीं कर लेते आपके क्या डिडक्शंस है, क्या इन्वेस्टमेंट आपने करी है, तब तक ये बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो मैंने एक चार्ट बनाया, वो चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए ये 7,50,000 की इनकम ली है, दूसरी 10 लाख के लिए है, और तीसरी 15,50,000 और चौथी 20 लाख है। सभी सुन रहे हैं मुझे? मुकेश जी अब ये देखिए 7 लाख सभी को दिख रहा है? यस। हाँ देखिए, पहले ओल्ड स्कीम में हम जाते हैं, बराबर। ओल्ड स्कीम है 7,50,000, 10 लाख, 15,50,000 और 20 लाख। तो इस पर टैक्स कितना आता है? नेट टैक्स पेबल नीचे देखिए। अगर आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिल जाता था पहले, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के 2 लाख रुपए ले लिया मैंने, ATC में आपका 1,50,000 है, ATD में 50,000 लिया मैंने, 25,000 आपके और 25,000 पेरेंट्स के। हेलो, अभी ये 50,000 MPS लिया, लेकिन ये हमें एप्लीकेबल नहीं होगा, वो अलग कैलकुलेशन है, लेकिन मैंने अब कैलकुलेशन के लिए सिर्फ यहाँ पर रखा है। सर अनिल जी 1 मिनट। प्रवीण कैन यू म्यूट योरसेल्फ, तुम्हारे यहाँ से बहुत नॉइज आ रहा है पीछे से। हाँ यस अनिल जी कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ ये NPS मैंने जो नई स्कीम में हमको मिलने वाला नहीं है, लिया आपने? अच्छा वो कट कर दिया, ठीक है, वो कट कर दिया। तो अगर हमको डिडक्शन अवेलेबल है, हाँ डिडक्शन रखिए। अभी देखिए ये डिडक्शन है 1,50,000 है, ATD का 50,000 और NPS का 50,000 है, ठीक है। यानी ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हमको 2 लाख का डिडक्शन है, और 2 लाख का पहले है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख का जो मिलता है हमको इंटरेस्ट का डिडक्शन, वो है। तो इस केस में अगर 10 लाख रुपए हमारा उत्पन्न है, हमारी इनकम 10 लाख है, थोड़ा नीचे लेंगे,
10 लाख है, ठीक है, 10 लाख में हमको कोई टैक्स नहीं आता, लेकिन न्यू रेजिम में हमको 52,000 रुपए, 52,500 रुपए टैक्स आ जाता है। हेलो, हाँ करेक्ट बता दो। 10 लाख का जो इनकम है, अगर हमारे पास डिडक्शंस है तो हमने ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए, अगर हमारे पास कोई डिडक्शन नहीं है तो हमने न्यू स्कीम में जाना चाहिए। दूसरा है 15,50,000, 15,50,000 पे ओल्ड स्कीम में हमको टैक्स आता है 1,27,500 और न्यू स्कीम आता है 1,50,000, नहीं जाना चाहिए। 20 लाख है, 20 लाख में हमको टैक्स आता 2,62,500 और नई स्कीम में आता 2,85,000, अगर डिडक्शन है तो नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा इधर लीजिए अभिषेक जी, दूसरा, हाँ थोड़ा सा इधर हटाइए। हाँ, अगर ओल्ड स्कीम, अभी इसमें ओल्ड स्कीम में आपको डिडक्शन नहीं है, मैंने पहले लिया था ओल्ड स्कीम एंड डिडक्शन एंड कंपैरिजन विद द न्यू स्कीम, यू आर गेटिंग और नॉट? यस बराबर है। अभी इसमें 3 चार्ट बनाए, 3 चार्ट क्यों है? ओल्ड स्कीम में हमको डिडक्शन मिलते हैं तो हमने वहां पर एज्यूम किया कि आपको डिडक्शन है, और दूसरा है कि हमने डिडक्शन नहीं है हमारे पास, ओल्ड स्कीम इफ नो डिडक्शन, और न्यू स्कीम में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए अगर आपके पास ओल्ड स्कीम में कोई डिडक्शन नहीं है, उसका कंपैरिजन अगर हम न्यू स्कीम से करते हैं तो 7,50,000 तक हमको न्यू स्कीम में तो यानी कुल मिला के जैसे कि अपना डिडक्शन वाला ऑप्शन है, ओल्ड बेटर गए, और अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर न्यू विजन बेटर गएगा, यानी कि वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अभी ये ओल्ड स्कीम में इफ नो डिडक्शन, ओल्ड स्कीम में अगर डिडक्शन नहीं है आपके पास तो 52,500 आता है, 7,50,000। न्यू स्कीम में कुछ आता नहीं है। अच्छा, अगर 10 लाख लिया मैंने। हाँ बोलिए। अनिल जी, एक चीज और पूछना था मुझे इसमें कि फॉर एग्जांपल जैसे मेडिक्लेम है, उसका अलग से 80D डिडक्शन मिलता है ना, 80D में? बिल्कुल मिलता है। तो ना जैसे कि मेरे पेरेंट्स है मोर देन 60 ईयर ओल्ड है, यानी कि वो बढ़ जाएगा, आपका 50,000 हो जाएगा और 25,000 ऐड कर लीजिए। तो वो कैसे, वो एक्सपेंस कैसे? एक्चुअली में मुझे ना मेडिकल स्टोर को मैंने रिम्बर्स यानी पेमेंट किया बिल का, तो बाय कैश दे सकते हो या फिर उसको मुझे ऑनलाइन चेक में ही देना? जब भी मेडिक्लेम होगा तो आपने चेक से ही देना है, कैश में नहीं चलेगा। अच्छा, मेडिक्लेम जब भी आपको चेक से ही देना है, मेडिकल बिल होंगे। अच्छा, हाँ, जो भी है कैश में दीजिए ही मत। ओके, तो वो एडिशनल इसका लिमिट 50,000 है ना, एडिशनल 50,000 मिल जाएगा ना? 50,000 है, 50,000 है, लेकिन न्यू स्कीम में वो अवेलेबल नहीं है आपको, ये ओल्ड स्कीम में है आपके पास। यस बराबर। तो अभी यहाँ पर देखिए, जहाँ पर, हाँ बोलिए। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। अभी हम पहले डिडक्शन यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम इफ नो डिडक्शन। थोड़ा सा आगे लीजिए, थोड़ा अभिषेक जी, ओल्ड स्कीम का इफ नो डिडक्शन है उस पे लीजिए। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट टैक्स कंपैरिजन करेंगे। 7,50,000 तक ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम में 25,000 आता है और ओल्ड स्कीम में 52,500 आ जाएगा। 10 लाख इनकम है, दूसरे में 52,500 आएगा, ओल्ड स्कीम में 1,02,500 आ जाएगा, न्यू स्कीम में 1,50 है, 2,62,500। तो अगर जिसके पास डिडक्शन नहीं है, इन शॉर्ट वो सारे न्यू स्कीम में जा सकते हैं, जिनके पास डिडक्शन नहीं है। जिनके पास डिडक्शन है उनको कंपैरिजन करना जरूरी है। ये तो जो जिनके पास डिडक्शन नहीं है उनको तो कंपैरिजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। ओके अनिल जी, थैंक यू, गॉट इट। नाइस सेशन टुडे, थैंक यू वेरी मच। आगे कोई? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब वो जो 5 लाख का इंश्योरेंस का जो आपने बताया प्रीमियम का, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है? पर ईयर है, पर पॉलिसी है, या कैसे उसको? 1/4 नहीं, जो भी अभी देखिए आपको 10D जो मिलेगा, बराबर है, वो तो 1/4/2023 के बाद आप जो भी लेंगे, 1-2 सेकंड में वो देख लेता हूँ उसका। 1/4/23 के बाद जो आप पॉलिसी लेंगे, हैविंग प्रीमियम Section 10(10)(d) is proposed to be amended to withdraw the exemption and amount received under a life insurance policy issued on or after 1/4 having premium or aggregate premium exceeding 5 lakhs in a year। बराबर है। आप ये अभी टोटल एग्रीगेट हो जाएगा, लेकिन ये आपको 1/4/2023 के बाद की जो पॉलिसी लेंगे उसमें होगा, बराबर है। अब ये कैलकुलेशन में थोड़ा सरदर्द होने वाला है, क्योंकि आपने पहले साल ले लिया 1 लाख का, दूसरे में ले लिया 2 लाख का, फिर 3 लाख का ले लिया तीसरे साल में, तो आपका तीसरे साल में 6 लाख का पेमेंट हो गया पूरा, ठीक है ना। तो ये टोटल आपका जो ये जो अभी 1 लाख है, वो तो आपको बाद में जो मैच्योरिटी अमाउंट हो तो बाद में मिलने वाली है,
हेलो। यस सर, यस सर। अभी ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये तो आपको 10 साल बाद मिलने वाली है, बराबर। तो ये 5 लाख का लिमिट तब गिना जाएगा कि आपने ये 5 लाख प्रीमियम तो एक्सीड हो गया आपका, तो दैट इज टैक्सेबल, जो भी 5 लाख के ऊपर गया है वो। अभी ये कैलकुलेशन थोड़ा कंबरसम होने वाला, कैसा होगा ये दिक्कत है, बराबर है। क्योंकि आपकी 1 लाख की जो पॉलिसी आपने, उसमें तो एक्सीड नहीं हुआ था, फिर 2 लाख की ले ली, उसमें एक्सीड नहीं हुआ, बाद में तीसरे साल में 3 लाख का हो गया। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है, उसमें कोई भी इसमें अभी वो नहीं आया है, क्या बोलते हैं, क्लियरिटी नहीं आई है इसका। इसको कैसे आप करेंगे, जो 1 लाख की पॉलिसी आपने ली है, हेलो, आपने 1 लाख की पॉलिसी ली है और 10 साल के बाद आपको जो 10 डी में एग्जाम्पशन मिलने वाला, मिलेगा कि नहीं, दैट इज, और मिला तो कैसे मिलेगा, आया कि समझ में? यस सर, थैंक यू। बराबर, क्योंकि you, आप sir. तीसरे साल 5 लाख के ऊपर जाने वाले हो, तो कौन सी पॉलिसी का लेना आपको? आपको 5 लाख तक माफ है, लेकिन आपका तीसरे साल 6 लाख के ऊपर प्रीमियम चला गया है। हेलो प्रवीण जी, समझ रहे हो? यस सर, यस सर। आपका तीसरे साल 6 लाख चला गया है, तो ये जो 10 डी का आपको सेक्शन एप्लीकेबल हो गया 5 लाख के ऊपर वाला, वो तीसरे साल से हो गया, और आपको मिलने वाला 10वें साल में है। तो ये अभी जो 10वें साल में तीनों आपने मैच्योर कर लिया, तीनों का पैसा आपने ले लिया, तो उसका टैक्सेशन कैसा होगा? क्योंकि 1 लाख वाला पॉलिसी कम होगा जिसका आपको पैसा मिला है, आपने पहले में प्री मैच्योर करा ली है। 2 लाख का कम हो सकता है, 3 लाख का थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, तो इसका कैसे आएगा? बट लेट अस सी। थैंक यू सर। इज एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चंस? आई थिंक जितेंद्र जी ने हैंड रेस किया है। हाँ अनिल जी मेरा एक बेसिक सेम एक्सटेंडिंग क्वेश्चन है। ये जो 5 लाख का जो प्रीमियम है, जो 5 लाख का प्रीमियम अभी ऑलरेडी में, अगर मेरा सब एग्जाम से 6 लाख का प्रीमियम चल रहा है, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि मैं जो भी नया पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 से लूंगा उसी को ही कंसिडर किया जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक पॉलिसी के लिए जाता हूँ, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ दैट मैं नई पॉलिसी लेता हूँ जिसका 1 लाख का प्रीमियम हो, जब उसकी मैच्योरिटी आएगा उसका ही अमाउंट टैक्सेबल होगा। जो मेरी एग्जिस्टिंग 6 लाख वाली पॉलिसी चल रही है नहीं होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, नहीं वो नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2023, ऑन और आफ्टर 1/4/2023, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई है 1/4/2023 के बाद। ओके, गॉट इट, थैंक्स अ लॉट। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आने वाला है 10-10 डी में, जब आप 1/4/2023 में पहले साल 1 लाख का पॉलिसी लेते हो, फिर 2 लाख का लेते हो, फिर 3 लाख का लेते हो, तीसरे साल वो एक्सीड हो जाता है, तो उसका टैक्सेशन 10-10 डी में कैसे आएगा? ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लिटिगेटिव हो सकता है। और वो अंदर चला जाएगा। Okay, Anil ji, I had one more question which I had actually written in the chat, and this was regarding your one of the slide where you were talking about the professional income and the business income under 44 ADA. Now, Okay. as a salaried person, I'm also on the advisory board of one of the company. Okay, and from where I do receive these basically advisory fees. Okay. Now, tell me one thing: the one which you have shown under 44 ADA, if the accumulated income goes up to 75, so will that be applicable, or will the regular on the direct tax? This income tax which I pay, my income will be calculated under that. Which will be applicable for me? Once again, please ask. What So you for want to example, ask, I'm not getting it. so as a person right now, I have a two source of income. One is a salary, which is the regular salary which I do Yes. get from my company. Forget about And, salary. Forget about salary. And as Whatever you are receiving under salary, okay. okay. And as an advisory, I also receive the advisory fees from one of the company as being an advisory board member. Okay. So How much you are receiving now? Then, if the amount which I receive from there, okay, is not going beyond 75, okay, individually amount which is received, then I'll not be eligible for this under 44 ADA, right? see, what 44 ADA says, if your gross receipts exceeds 50 lakhs, you have to offer tax at the rate of 50%. Net profit. You have to pay tax on net profit 50% of that gross receipt. Okay?
It is a normal provision. Now in budget proposal, what happened? They have increased that limit up to 75 lakhs. Okay, but one condition has been inserted in it. What? If your receipts, cash receipts in those 75 lakhs exceeds 5%, then this section cannot be applicable to your case. Okay. Now, for example, Then- that amount is that. No, so for example, if that amount happens to be complete bank transfer and rupee, let's consider for the sake of understanding, it's 20 lakh rupees. Okay. 20 So- 20 lakhs. Okay. So what would be the tax implicable for me on that case? You have to offer 10 lakhs, at least 10 lakhs under section 44 ADA. If it Okay. exceeds 30, then 15 lakhs you have to pay tax on 15 lakhs. If it is gross receipts are 40 lakhs, then 20 lakhs, 50% of gross receipts. If 52 lakhs, okay, then problem arises. Then you will have to see that whether your gross receipts consist of 5% cash or not. If your receipts are from other than the cash, what the act says other than the cash, not banking channel. It says other than the cash. That may be journal entry. Okay. Therefore, Correct. if your gross receipts are 52 lakhs, then you can pay. You can offer net profit 50% of 52 lakhs means 26 lakhs, and you pay tax on that. Consider if your gross receipt are 70 lakhs, and once again your cash component in that gross receipts is below 5% of that. 5% what? 3.50 of 3.50 5% of 70 lakhs. Okay. Therefore, it does not exceed 3.5 lakhs. Then section 44 ADA is applicable. Offer 50%, 35 lakhs, and 70%, 70 lakhs, 50% of 70 lakhs is 35%. Pay tax on that. But if in case you receive 10 lakhs rupees in cash, 70 lakhs is your gross receipt from probation, and you have received 10 lakhs in cash, then problem arises. Then you cannot take benefit of section 44 ADA. You will have to go to get the audit done by the chartered accountant. Okay, great. Thanks, Anilji. Thank you very much. Helpful, very helpful. Okay. Anyone else have any questions? किसी और को क्वेश्चन है कुछ? Please raise your hands or put on the chat box. डायरेक्टली भी आप पूछ सकते हो वीडियो और अनम्यूट कर. I don't have any question per se, but I just want to thank Anil ji for taking out this time, spending 1 hour of his precious time with all of us. We got to know a lot of things, Anil ji, and I think we just the beginning of this kind of sessions. We want to organize more like this within the community. Maybe I was just giving a thought that maybe the next one that we should do could be on financial planning. You know, let's see how we can also engage all other participants और इसको आगे ले जाते हैं. You know. So thank you so much Anil ji, for your time. I appreciate all your efforts. अच्छा, आपने सभी ने बड़े तन्मयता से सुना, और एक शेर कहना चाहूंगा. कभी शुरुआत है, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है. और सेशन करते रहेंगे और बात करते रहेंगे. धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you. Thank you everyone for your time.